सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा लेखा लिपिक का एग्ज़ाम से यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। तो उस पेपर को हम देखेंगे, उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, ताकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस कुछ उम्मीद करते हैं कि यहाँ के क्वेश्चन निकल के उस पेपर में भी आएंगे और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स में ये पेपर था। ठीक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंप्यूटर के अलग अलग क्वेश्चन इनको कैटेगराइज किया गया था अलग अलग। तो हम एक पार्ट इसको आज करेंगे, नेक्स्ट पार्ट अगले उसमें करेंगे, अगली वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ की अगली आने वाली पार्ट्स की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है पेपर में, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकनसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन। बीआरएस जो हम लोग बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये किस चीज़ के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। और इसमें दो स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं और दो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक आपको दे रखा है। तो इसके राइट आंसर की मैं सीधे सीधे बात करता हूं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्योंकि देखो, बैंक जो बीआरएस होता है हमारा, वो हम किससे मैच करते हैं, हम अपनी कैशबुक से, कैशबुक का जो हमारा बैलेंस होता है उसको हम एज पर पासबुक जो बैंक का बैलेंस होता है उससे हम यहाँ पे मैच करते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या बनती है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर टू रिकनसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिसॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन बैंक ड्यूज एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। तो ये राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई यहाँ पे मैच नहीं है। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, कैश पेड फॉर द एक्सपेंसेज एंड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, हम तो यहाँ पे बैलेंस की बात करते हैं एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक। तो बी तो हमारा हो नहीं सकता है। थर्ड ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विद दैट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस, बैंक्स बैलेंस एंड द फाइनल बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे हम क्लोजिंग ओपनिंग की बात भी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैश बुक और साथ में हम जो पासबुक है उसकी बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद दैट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बैलेंस एंड फाइनल कैश बुक, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ए हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच ए बिल इज ड्रॉन एंड व्हेन दैट ऑन विच डेट बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड। द पीरियड बिटवीन द डेट on which a bill is made and the date on which it becomes outstanding is called। ठीक है, तो इसमें दो आपको इस तरह के स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें आपको फिल करना है कि वो कौन सा पीरियड होता है, कौन सा पीरियड जिसमें बिल को क्या किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल इज़ ड्रॉन। ठीक है, उसमें बिल इज़ ड्रॉन एंड दैट ऑन विच इट बिकम ड्यू। ठीक है, कौन सा ऐसा डेट पीरियड होता है जिसमें क्या करते हैं, बिल को ड्रॉन करते हैं, बिल को ड्रॉ करते हैं, बिल को बनाते हैं और बिल ड्यू होता है। ठीक है, मतलब बिल बनाने से लेके बिल को ड्यू होने तक के पीरियड को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है हमारा टर्म ऑफ द बिल। क्योंकि एक फिक्स जो टाइम पीरियड होता है उसको टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, टर्म। ड्यू डेट तो वो डेट हो जाएगी जिस डेट पे पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, बिल डिस्काउंट हो जाएगा जिस डेट पे, तो वो डेट हमारी ड्यू डेट हो जाती है। और डेज ऑफ ग्रेस वो होता है, जैसे आपका बिल का 30 डेज का था, तो उसमें से अगर आपको एक दिन 2 दिन एक्सटेंड हो जाता है आगे उस बिल को पेमेंट करने के लिए, तो वो जो डेज होते हैं उसको बोल जाता है डेज ऑफ ग्रेस। डेट ऑफ मैच्योरिटी वो डेट होती है जिस डेट तक आपने बिल को ड्रॉ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने बिल को 3 ईयर्स के लिए ड्रॉ किया। ठीक है, तो उसके जो 3 ईयर्स की जो डेट हो गई, जो आपने पर्टिकुलर उसमें डेट डाली हुई है, तो उस डेट को हम क्या बोलेंगे, डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलेंगे, जिस डेट पे उसकी जो टाइम पीरियड है, वो जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, टर्म ऑफ ए बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट। हमारा 3 तरह के अकाउंट हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट, दूसरा हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट, थर्ड हम पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में हम क्या पढ़ते हैं, हम पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स को देखते हैं जिसमें पर्सनली हम उस तरह की एक्टिविटी करते हैं पर्सन से रिलेटेड। और रियल अकाउंट में हमारा क्या आता है, हमारी एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है हमारे रियल अकाउंट में आती हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या आता है, उसमें हमारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस एंड गेन्स होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा आपका नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता। रेंट एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल में आता है क्योंकि ये एक तरह का क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, क्योंकि आप लोन लेते हो तो उस पर आपको टाइमली जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। अगर आपको रिसीव हो रहा है तो आपके लिए वो गेन है, फिर भी वो आपका नॉमिनल का पार्ट है। ठीक है, ड्राइंग आपका नहीं हो सकता है। ड्राइंग आपका किस तरह का हो जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे किससे रिलेटेड रहता है, हमारे जो पर्सनल जो विड्रॉल है उसको ही हम ड्राइंग बोलते हैं। जो बिज़नेस से हट के कोई बिज़नेस का ओनर है या बिज़नेस का पार्टनर है, वो अपनी पर्सनल नेसेसिटी को पूरा करने के लिए जो विड्रॉ करता है पैसे को, आहरण करता है पैसे का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, और परचेजेस तो आपका इस तरह का आपका खर्चा ही है, तो ये तो नॉमिनल में आना ही है क्योंकि परचेज किया आपने, तो उसके बदले में आप क्या पे करोगे, कैश, है ना, तो कैश का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग, क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड होता है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज फॉर डैश प्रिंसिपल रेवेन्यूज ऑफ ए पीरियड इज मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। यानी कि ऐसा बोल रहा है कि एक फिक्स पीरियड के लिए हमारा जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है वो मैच होना चाहिए। तो ये किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, मैचिंग के अंदर आता है, मनी मेजरमेंट के अंदर आता है, फुल डिस्क्लोजर के अंदर आता है, प्रूडेंस के अंदर आता है। तो इसका सही आंसर मैचिंग है, क्योंकि देखिए हमारे जो फिक्स टाइम पीरियड होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने हमारे ट्रांजेक्शन्स डेबिट हुए हैं उतनी ट्रांजेक्शन क्रेडिट भी होनी चाहिए, क्योंकि जो खर्चा हमने किया है, तो जैसे हमने कोई एसेट परचेज किया, अपने पास से कैश गया, तो हमारे पास एसेट उसकी आनी चाहिए, तभी वो एंट्री की जाएगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम अपना होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमारा जितना भी खर्चा रहेगा, जितना भी अपना एक्सपेंडिचर है, वो अपना रेवेन्यू से मैच करना चाहिए। दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे जितने भी अकाउंट में हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड कर रहे हैं वो मनी में मेजरमेंट होने चाहिए। ठीक है, मनी मेजरमेंट का मतलब यही है कि जो हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो हम मनी के टर्म्स में उनको मेजर कर सकें, तभी तो हम उनको अपनी फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट में हम उनको दिखा पाएंगे। ठीक है, हम जो हमारा एटीट्यूड है या इस तरह की चीज़ें, पर्सनालिटी है या अदर थिंग्स हैं, इसको हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, कलर है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, इन चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर सकते इन द टर्म्स ऑफ मनी। दैट्स वाई हम इनको इसमें नहीं दिखाते हैं। इसलिए इससे प्रिंसिपल बना दिया गया कि मनी मेजरमेंट के अंतर्गत जो जो मनी में हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में मेंशन करेंगे। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि आप जो कोई भी एंट्री है, किसी भी प्रकार की एंट्री है, आपको वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एक तरह से आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को आप छुपा नहीं सकते हैं, आपको वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। प्रूडेंस ये होता है कि आप जिसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस और इस तरह की चीज़ें बना के चलते हैं फॉर दी अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, तो इसको बोलते हैं प्रूडेंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने इनकम को आप किससे मैच कर रहे हो, अपने एक्सपेंसेस से मैच कर रहे हो। ओके, तो राइट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है, आपको पता होगा डेप्रिसिएशन हमारा कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चार्ज होता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंतर्गत ये चार्ज किया जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन पूछ रहा है कि आप किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पहला है गुडविल, दूसरा लैंड, थर्ड है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ द डिवेंचर, फोर्थ है प्लांट एंड मशीनरी। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है,
जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है, उसकी वैल्यू में डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट हो जाती है अपनी वैल्यू, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके अलग अलग मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के। WDV मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है MCQs में, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बोला है डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है। देखिए गुडविल पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। और हमारा किस पे चार्ज होता है, फिक्स्ड एसेट पे। दूसरा लैंड, अब आप बोलेंगे कि ये तो हमारी फिक्स्ड एसेट है, इस पे तो हमारा क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए डेप्रिसिएशन। लेकिन लैंड की जो आप वैल्यू देखते हैं, क्या वैल्यू लैंड की कभी कम होती है? लैंड की वैल्यू जो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है, ठीक है। इसलिए इस पे लैंड पे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। जो आज 10 साल पहले आपने 1 लाख रुपए की ज़मीन अगर आपने ख़रीदी है, तो वो आज की डेट पे कम से कम 10 गुना 20 गुना उसके रेट को इंक्रीमेंट हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ द डिवेंचर, ये तो डिस्काउंट ही है, तो इस पर किस तरह का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं डिस्काउंट पे। और डी ऑप्शन बचता है हमारा, सही ऑप्शन है, जो कि प्लांट एंड मशीनरी पे बिल्कुल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्लांट होता है वो भी यूज करने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सेम एज मशीनरी का भी ऐसे ही है। मशीनरी हमारी यूज करते 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 उसकी जो वैल्यूज में होती है, उसकी वैल्यू होती है, वो एक तरह से आपकी डिक्रीज हो जाती है। और एक टर्म्स आपने सुना होगा सेकेंड हैंड, ठीक है। सेकेंड हैंड कभी भी जो लैंड है उसके टर्म्स में सेकेंड हैंड नाम की कोई चीज़ नहीं आती है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो इंक्रीज करनी ही करनी है। तो ये चीज़ यूज होती है किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में। मैंने बोल दिया मेरे पास सेकेंड हैंड मशीनरी है, इसका मतलब जिस प्राइस पे उसको ख़रीदा गया था उस प्राइस से कम में उसको बेचना पड़ेगा मुझे, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिसिएट हो गई है, सेम एज प्लांट एंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर हमने किसको किया, सोल्ड किया एक्स को गुड्स, किस में, क्रेडिट में, यानी कि उधार पर दिए हैं, तो सीधी सी बात है एक्स का अकाउंट क्या होगा हमारे पास, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का अकाउंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोला होता, क्रेडिट बोला नहीं होता, कैश में बोला, तो हम क्या करते, कैश अकाउंट को डेबिट करते, क्योंकि कैश अपने पास रिसीव हो रहा है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है ना। तो हम क्या करते, कैश अपने पास रिसीव हो रहा है। और दूसरी चीज़, दूसरा रूल भी अप्लाई कर सकते हो कि हमारे पास जब एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। और हमारी करंट एसेट्स है कैश, तो एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैश हमें रिसीव नहीं हुआ है, वो भी क्रेडिट में है, तो हमारे एक तरह से डेटर यहाँ पे इंक्रीज होगा। डेटर भी हमारा एसेट होता है, इसलिए डेटर को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो बाकी के ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000 टू राम वॉज रिकॉर्डेड एज RS 1 lakhs, द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी। एक एंट्री करनी थी, क्रेडिट सेल किया गया था किसको, राम को 10,000 का, और इसको रिकॉर्ड कर लिया गया 1 lakhs। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई ये पूछा है। देखिए अब क्या करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि सेल्स अकाउंट और राम अकाउंट दोनों आपके क्या होंगे, 9,000 रुपये से डेबिट और क्रेडिट होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है 1,000, ये 1 lakhs का था, लेकिन गैप कितना हो गया, 90,000 का यहाँ पे गैप हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो डेटर हैं, ठीक है, हमारे जो डेटर हैं वो कितने से कम हो गए, हमारे पास 90,000 से हमारे पास डेटर कम हो गए, ठीक है। क्योंकि हमने क्रेडिट सेल की थी, अपने पास पैसा आना था, आएगा फ्यूचर में आएगा, क्योंकि वो डेटर बन गए हैं कितने के, 1 lakhs के। लेकिन रिकॉर्ड कितना हो पाया, 10,000 ही यहाँ पे रिकॉर्ड हो पाया, और 90,000 हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए एप्रोप्रिएशन कहाँ पे होता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एप्रोप्रिएशन वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा पार्टनरशिप हम होती है, ठीक है। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट अपने पास बचता है उसको एप्रोप्रिएट कर देते हैं इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
जो अपने पास प्रॉफिट बच गया उसको हम अपने पार्टनर्स के बीच में जो बांटते हैं उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। उसके लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया जाता है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर को। तो कह रहा है कि किस में, कौन से प्रॉफिट में से हम जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, तो वो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। नहीं, ये तो आपका एक प्रोविज़न होता है, इसमें से आप किसी तरह का एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डाउटफुल डेट के लिए बनाया गया है। दूसरा है जनरल रिजर्व, तीसरा है प्रोविज़न फॉर बैड डेट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। किसी भी तरह के प्रोविज़न में से आप जो है एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा होगा सिर्फ जनरल रिजर्व से, जो कि जनरल रिजर्व आपको पता है अलग अलग टाइप से हम यूज कर सकते हैं जनरल रिजर्व का। लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ ए काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, ये आपके डाउटफुल डेट के लिए ही बनाया गया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये बैड डेट के लिए ही बनाया गया है, और डेप्रिसिएशन ये डेप्रिसिएशन के लिए ही बनाया गया है। तो जहाँ पे स्पेसिफाई है तो वो चीज़ तो उसी हेड पे अप्लाई होगी। लेकिन जहाँ पे जनरल रिजर्व बोला गया है तो जनरल रिजर्व आपका एप्रोप्रिएशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना बी राइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9, डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। कह रहा है कि अगर हमारी ऐसा कौन सा टर्म्स होता है जिसको हम यूज करते हैं किसके टर्म्स में, कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली रिफ्लेक्टेड है, यानी कि अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट की गई है और बेटर ढंग से अंडरस्टैंडिंग के टर्म से की गई है। तो अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले ही बोल दिया, तो इसका राइट आंसर है अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, क्योंकि अंडरस्टैंड करना हमें किसी चीज़ को आसानी से कब पता चलता है, जब उसको सही चीज़ से आपने प्रेजेंट किया हो, रिफ्लेक्ट किया हो। ये तो ईजी सी बात है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडेबिलिटी तो आपका जो है इसका राइट आंसर हुआ, क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं, किसी तथ्यों पे जो डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया अगर वो रिलायबल है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये डेटा रिलायबल है। ठीक है, रिलायबिलिटी होती है। कंपेरेबिलिटी वो होती है जहाँ पे हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, जैसे हमने किया, एक हम करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि प्रीवियस ईयर में अपनी सेल्स क्या थी या हमारी आने वाली फ्यूचर में क्या रहेगी। तो हम इसको 2-3 सालों का जो पिछला हमारा रिकॉर्ड है उसको कंपेयर करते हैं एक तरह से। अगर वो कंपेयर होने लायक है तो उसको बोलेंगे कंपेरेबिलिटी। ठीक है, ये कंपेरेबिलिटी होती है। रेलेवेंस उसको बोलते हैं जो चीज़ें रिलेवेंट हैं, मतलब जिनके बीच में हम रेलेवेंसी ढूंढ सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये और ये चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, प्रासंगिकता लिखा हुआ है यहाँ पे। रेलेवेंट वही चीज़ें होती हैं, जैसे हम कह दिए कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो एसेट्स, जैसे हमने बोला कि हमारी सेल हमने की, तो हमारे सेल और जो हमारा कैश अकाउंट है वो दोनों रेलेवेंट हैं, क्योंकि अगर हमने सेल की तभी तो हमारा कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो वो रेलेवेंट है। और इस तरह से इसका सही आंसर क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, शोज द क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। अब आपको पता होगा कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीज़ें होती है। कि ट्रायल बैलेंस में पहली चीज़ आपके जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स का आपका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बैंक अकाउंट का तो आपका क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। ठीक, और इसका ड्राइंग का भी आपका डेबिट बैलेंस रहेगा, कैश अकाउंट का भी आपका डेबिट बैलेंस रहेगा। तो बचा क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ ए काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ये आपकी लाइबिलिटी है आपके लिए, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बेसिकली आप क्या करते हो, बैंक में जाते हो और आपको अगर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए किसी चीज़ के लिए आपको इमीडिएटली किसी फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि ओवरड्राफ्ट निकाल लेते हैं। इन द सेंस कि कुछ पैसा एडवांस में बैंक से ले लेते हैं और वो आने वाले टाइम में उसको अपनी सैलरी से सेटअप कर देते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, जैसे मैंने किया, मुझे 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत थी, तो मैंने बैंक के पास गया और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, तो मैंने बैंक से बोला कि मुझे 10,000 रुपये दे दो,
और मैं आने वाले टाइम में इसको सेटअप कर दूंगा। मैं अपनी नेक्स्ट मंथ की 4-5 महीने की जो मेरी सैलरी आएगी उसमें से मैं 2-2 हज़ार रुपया ऐसा कुछ सेटअप कर दूंगा। तो उसके लिए बैंक क्या करता है, ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट जारी करता है। तो ये एक तरह की हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसका पेमेंट हमें बैंक को वापस करना होता है। तो हमारे जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो लायबिलिटी का बैलेंस रहेगा ट्रायल बैलेंस में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है, जहाँ पे अपनी क्या दिखती है, हमारी जो एसेट्स हैं वो दिखती है। ठीक है, एसेट्स हमारी कहाँ पे शो होती है, हमारी बैलेंस शीट में शो होती है, क्योंकि हमारा कैश है, करंट एसेट्स हो गए और डेटर्स हो गए, और इस तरह से हमारे फिक्स्ड एसेट भी होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग होती है। इसके साथ ही हमारी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती है, और आपकी जो फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होती है, साथ ही कैपिटल होती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे शो होती है, हमारी जो आपका बैलेंस शीट बनता है उसमें होती है। यहाँ पे आपका लाइबिलिटी साइड होती है लेफ्ट साइड में, ये आपके एसेट साइड होती है। तो इस तरह से आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कौन दिखाता है, बैलेंस शीट दिखाता है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या दिखाता है, प्रॉफिट और लॉस को इंडिकेट करता है, आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस शो होता है। उसके बाद आप उसमें से क्या करते हो, सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं वो भी माइनस कर देते हो पीएनएल में। तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये ही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपके किस में चले जाता है, जो आपकी बैलेंस शीट होती है अंडर द कैपिटल। ठीक है, कैपिटल वाले हेड में इसको अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देते हैं, अगर आपका लॉस है तो उसको माइनस कर देते हैं। इस तरह से आपका नेट इफेक्ट जो फाइनेंशियल पोजीशन का जो हम कह सकते हैं, तो वो आपका बैलेंस शीट में होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज नोन एज। ये तो सिंपल सा है, आपको पता ही है। इसका ऑप्शन लेजर होता है। इसमें अलग अलग तरह के अकाउंट हम बनाते हैं, सेल्स लेजर होता है, परचेज लेजर होता है। ठीक है, और अलग अलग हम बना सकते हैं। ये सारे लेजर हम अलग अलग मेंटेन करते हैं, क्योंकि हर एक हेड का अलग लेजर बनता है। ठीक है, जर्नल क्या होते हैं, जर्नल आपको पता ही है, जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। और परचेज बुक और कैश बुक, ये दोनों, जो कैश बुक, ये परचेज बुक, कैश बुक, ये सब होता है, इसका भी अलग से लेजर बनता है, क्योंकि परचेज लेजर, सेल्स लेजर इस तरह से बनाया जाता है। कैश लेजर बाय डिफ़ॉल्ट उसमें, जैसे आप टैली में करते हो तो उस पर बैंक या कैश आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अज्यूम दैट द लाइफ ऑफ बिजनेस। ये ऐसे जो प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको करवाए थे। आप अगर वीडियो में जाके वापस देखेंगे तो आधे से ज़्यादा तो आपके क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाने हैं। ये वाले जो लेखा लिपिक में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो ये जो एक तरह से प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन हैं वो हमने बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं पिछले अपने जो 13 या 14 जो एमसीक्यू की सीरीज हमने डाली हुई है उस पर। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि गोइंग कंसर्न किससे रिलेटेड है। सीधी सी बात है, हम इनफाइनाइट लाइफ होती है, इनफाइनाइट पीरियड हमारे जो उसकी है, जो बिज़नेस की है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वो एक परपेचुअल सक्सेशन उसका होने वाला है, वो चलता रहने वाली है। हम कभी नहीं कहेंगे कि वो एंड होने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। लिमिटेड लाइफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि लिमिटेड लाइफ में गोइंग कंसर्न कहाँ से आ जाएगा। लॉन्ग टर्म भी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड हो जाता है। लॉन्ग टर्म भी हम फिक्स्ड तो ले ही नहीं सकते, तो लॉन्ग टर्म भी नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन होगा इनफाइनाइट पीरियड। फिर है एरर विच अराइज ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड एक्सेट्रा इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे हमने करे हैं। कंपनसेटिंग एरर का किया है, एरर ऑफ कमीशन का किया है। ठीक है, उसके अलावा हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का किया है, एरर ऑफ कमीशन का किया। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पर डिस्कस किए हुए हैं। तो वही क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि अगर आप रॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हो, रॉन्ग पोस्टिंग करते हो, तो ये किस चीज़ में आता है। राइट आंसर पहले बता दूं, एरर ऑफ कमीशन में आता है, सीधी सी बात है। दूसरे भी डिस्कस कर लेते हैं, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। एरर ऑफ ओमिशन, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, कि जो अगर कोई एंट्री हमारी पूरी की पूरी एंट्री करने से अगर रह जाती है, छूट जाती है, तो वो ओमिट हो जाती है एक तरह से, तो उसको एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। कंपनसेटिंग एरर
जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, कंपनसेटिंग एरर वो एरर होती है जो दो गलत एरर, ठीक है, एक फॉल्स एरर दूसरी फॉल्स एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं, तो जो नेट इफेक्ट होता है वो नलिफाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक गलत काम किया, उसको छुपाने के लिए आपने एक फिर से गलत काम कर लिया, यानी कि एक झूठ बोलने के लिए दूसरा झूठ आपने बोला, तो वो झूठ की जो बात थी वो आपकी सच हो गई एक तरह से, तो वो आपका नलिफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर होती है जहाँ पे हम अपने प्रिंसिपल को प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। जो आपको अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, या उनका यूज मिसयूज करते हैं, या उनका यूज ही नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स, आपने कैश बुक पढ़ी होगी। कैश बुक में दो तरह का बैलेंस होता है, एक आपका होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें पूछ रहा है कि ये बीआरएस के प्रोस्पेक्टस में आपसे पूछ रहा है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के प्रोस्पेक्टस में पूछ रहा है कि जो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक होता है, डेबिट बैलेंस आपको पता है फेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है, अपने लिए कि हमारे पास इतना बैलेंस पड़ा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया कि अपने पास बैलेंस जो खर्चे हैं वो क्रेडिट में आते हैं, इसलिए डेबिट में अपने पास जो रिमेनिंग है वो आपका फेवरेबल होता है। तो इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, सी होना ही होना है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि हम कहते हैं जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे आपके फ़ोन पे मैसेज भी आता है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद रुपीज़ दिस, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। लेकिन अगर हम कैशबुक के सेंस में बोलें तो वो आपका डेबिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि बैंक वाले रिवर्स वो करते हैं, क्योंकि वो अपना अलग से एक उस तरह से मेंटेन करते हैं तो वो हमारे लिए उल्टा रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए जो हमारा डेबिट है बैंक कैशबुक का वो बैंक में क्रेडिट है, जो हमारा क्रेडिट है वो बैंक के प्रोस्पेक्टस में डेबिट होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट तो हो नहीं सकता। देखो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है, अनफेवरेबल का मतलब हो गया नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस भी आपका वही है, और तो ये हो ही नहीं सकते। बाकी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ही आपका राइट होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन होता है दोनों में, ठीक है, जो डेबिट वो बैंक में क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए दो तरह के यहाँ पे यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स या पब्लिक यूजर्स आप बोल सकते हो उसको। तो इस तरह से आपका जो ऑनर होता है, ऑब्वियसली बात है कि ये ऑनर तो आपका इंटरनल होता है, मैनेजमेंट आपका इंटरनल होता है, और एम्प्लॉय आपके इंटरनल होते हैं। तो एक्सटर्नल कौन सा होता है, पब्लिक होती है, ठीक है। पब्लिक इन द सेंस कि जो बाहर, जो आपके बोर्ड से, जो मैनेजमेंट से बाहर की चीज़ें हैं वो सारी हमारे पब्लिक में इंक्लूड कर ली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इज़ नॉट बोला है, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पब्लिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ गुड्स आर टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। देखिए यहाँ पे जो हमने एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, पर्सनल यूज के लिए अगर किसी भी तरह के गुड्स या कैश को अगर इंक्लूड किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी बिज़नेस का प्रोप्राइटर है, बिज़नेस का ऑनर है, तो वो क्या करता है, किसी भी प्रकार के गुड्स को या किसी भी प्रकार के कैपिटल में से कैश को, ठीक है, अपने जो बिज़नेस का कैश है उसको अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो आपका ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट आपका किससे रिलेटेड होता है, एक पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, और पर्सन कौन है यहाँ पे, जो प्रोप्राइटर है वो आपका पर्सन है, और वो ही इस चीज़ को रिसीव कर रहा है। तो रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो इस तरह से आपका डेबिट बैलेंस डेबिट क्या हो जाएगा, आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस सेज। ये कह रहा है कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसको, जो उसका एस्टिमेट मत कीजिए, लेकिन फॉर प्रोवाइड
बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आप क्या कीजिए, जितने भी आपके अपकमिंग फॉरकास्टेड आपके लॉस हैं उनके लिए पहले से आप जो एक तरह से रिजर्व बना के चलो। आप प्रॉफिट को मत देखो, प्रॉफिट का अनुमान लगाना कोई बात नहीं, मत लगाओ अनुमान, लेकिन जो लॉस है उनको एंटिसिपेट करो, उनका अनुमान लगाओ, उनको दूर करने के लिए कोई प्लानिंग करो। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रूडेंस। ये मैंने पहले भी आपको ऊपर भी बता दिया था। प्रूडेंस क्या होता है, हम क्या करते हैं, भविष्य की अनसर्टेनिटी को मीटअप करने के लिए, दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, या हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे किस में आता है, प्रूडेंस में यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, राइट। बाकी के तो आपको ठीक है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मनी मेजरमेंट आपको पता ही है, फुल डिस्क्लोजर पता है। मटेरियलिटी ये बोलता है कि आपके जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स ही आप अपने बिजनेस बुक्स में, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में इंक्लूड कीजिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जो जिनका बिजनेस में मटेरियल हो, मतलब जो बिजनेस से आपके रिलेटेड। आउट ऑफ द बिजनेस आप कोई ट्रांजेक्शन अपने उसमें इंक्लूड मत कीजिए जिनका मैटर आपके बिजनेस से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी एंड व्हेन द ड्रॉयर पाई रिसीव्स द अमाउंट ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉयर और पाई। देखिए यहाँ पे आपके क्या होते हैं, एक तो आपका होता है ड्रॉयर, दूसरा आपका होता है ड्रॉई और या पाई, ठीक है। जो आपका ड्रॉयर है वो कौन होता है, जो उस बिल को ड्रॉ करता है, ठीक है, जो उसका ऑनर है, जो बिल को ड्रॉ करता है उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉयर बोलेंगे। जिसको पेमेंट करनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉई या पाई। यहाँ पे पाई और ड्रॉई दोनों एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जब अलग अलग कब हो जाएंगे, जब क्या होगा, हमारे पास जो हमने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉई हमारे ड्रॉ किया बिल किसके नाम पे, हमने ड्रॉई के नाम पे, लेकिन उसमें कहा क्या गया कि हम उस बिल को, ड्रॉई ने क्या बोल दिया, उस बिल को आप मेरे बिहाफ में किसी और को पेमेंट कर दो। जैसे कि मैंने बोला, मैंने किसी से उधार लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ए है और बी, ठीक है, दो लोग थे। ए ने क्या बोला, बी से मेरे को उधार दे दो कुछ पैसे, उनने उससे 1000 रुपये उधार ले लिए। इसमें उसके बाद वो क्या करता है, ए जो है बिल ड्रॉ करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉयर हो जाएगा। बी को पेमेंट बी के नाम से, तो बी क्या हो जाएगा आपका, ड्रॉई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बी क्या होगा, ड्रॉई हो गया। लेकिन बी क्या बोलता है, बी बोलता है कि मैंने जो है सी से कुछ पैसा 1000 रुपये मैंने उधार लिया हुआ है, तो आप मुझे पेमेंट करने के बजाय सी को पेमेंट कर दो। तो ए क्या करेगा, फिर ए क्या करता है, सी को पेमेंट करता है। तो इस तरह से सी क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। जो जिसको मिला पैसा उसको क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। तो जिसको मिला, जो पाई है, वो कौन सा अकाउंट आपका अपना डेबिट करेगा, तो सीधी सी बात है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि उसको जो पैसा है वो मिला है। यहाँ पे किसके प्रोस्पेक्टस में बात करी है, जो पाई है या जो ड्रॉई है उसके प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे बात करी है। तो अपना सीधी सी बात, अगर हमको कैश मिलेगा किसी से तो हम अपना कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट ही तो करेंगे, राइट। तो ये आपका इस तरह का है। 20 वाला क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर टू। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे काफ़ी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हमारी कैपिटल एसेट पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको कैपिटल एसेट बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो आपके वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, चेक द इफ़िशेंसी ऑफ द एसेट। इफ़िशेंसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। क्योंकि जो आपकी एसेट है उसकी इफ़िशेंसी कहाँ पे चेक होगी, आपकी फैक्ट्री में चेक होगी, ठीक है, जहाँ पे काम हो रहा है। तो उस पे जो भी खर्चा होता है वो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है। मेंटेन द इफ़िशेंसी ऑफ द एसेट, मेंटेन करना आपका सीधी सी बात है रेवेन्यू में आएगा, क्योंकि आप उसको डे टू डे मेंटेन कर रहे हो, है ना। रिस्टोर द इफ़िशेंसी ऑफ द एसेट, इफ़िशेंसी को रिस्टोर करना वो भी आपके उसमें है, जो वर्किंग कैपिटल के अंदर आ गया।
लास्ट बचता है इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द एसेट। इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द एसेट, आप क्या करते हो, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हो, ठीक है। मेंटेन करना और इंक्रीज करना और इम्प्रूव करना दोनों अलग अलग है। मेंटेन करना मतलब, मेंटेन करने का मतलब है कि जो चल रहा है उसी को आगे चलाना है। जैसे कि 10 यूनिट अभी प्रोड्यूस कर रही है कोई हमारी एसेट, तो उसको 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करने के लिए आपको आगे को उसको मेंटेन करते रहना ताकि उसकी इफिशियंसी कम ना हो। लेकिन और रीस्टोर करने का मतलब 10 से अगर वो 9 हो गई तो उसको फिर से हमें इंक्रीज करना है, 10 करना है, ठीक है। तो वो रीस्टोर कर लिया हमने किसी भी चीज़। लेकिन इम्प्रूव करना या इंक्रीज करना ये आपके किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है, आपकी पिक्चर हॉल होती है, ठीक है। आप मूवीज़ देखने जाते हो, पिक्चर हॉल में क्या रहता है, आपके बाई चांस वहाँ पे क्या थी, 50 चेयर्स लगी थी, 50 सीट्स थी, लेकिन उस सीट को बढ़ा दिया गया 100 तक। तो क्या कर दिया हमने, इम्प्रूव कर दिया उसकी इफ़िशियंसी को हमने, उसकी एक तरह से हमने जो वहाँ पे बैठने की जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो आपका किस तरह का हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया। इस तरह से का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन द बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन विथ ए व्यू टू हेल्प द पार्टी इन्वॉल्व, इट इज़ कॉल्ड। जब क्या किया जाता है, किसी भी बिल को ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ के साथ साथ उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि बिना किसी बातचीत के, विचार के आप क्या करते हो, उस बिल को ड्रॉ करते हो और सीधे एक्सेप्ट भी कर देते हो। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेल्प करना, दोनों पार्टीज़ की हेल्प के लिए, ठीक है। ताकि बनाने वाले को भी परेशानी ना हो, जिसने बिल को ड्रॉ किया है उससे भी परेशानी ना हो उसको एक्सेप्ट करवाने में, और दूसरा उस बिल को एक्सेप्ट करने में जो पाई है उसको भी परेशानी ना हो। इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसका सही आंसर है अकोमोडेशन बिल, ठीक है। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर। ये तो मैं पहले भी आपके क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको तो सीधे बोलेंगे ड्रॉइंग, क्योंकि कोई भी चीज़ आप क्या करते हो, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो बिजनेस से, तो उसको सीधे सीधे हम क्या बोल देते हैं, ड्रॉइंग यहाँ पे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू हुम द अमाउंट इज पेएबल, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। इज़ द पर्सन नेम्ड इन द बिल, या तो उसके बिल में नाम होगा या जिसको पेमेंट किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे पाई, ठीक है। पाई मतलब जिसको प्राप्त होना है बिल, जिसको हमको पेमेंट करनी है, जिसको पैसा मिलने वाला। ड्रॉयर मतलब जो बिल को ड्रॉ करेगा। ड्रॉई मतलब जिसके नाम से बिल ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। और ड्रॉ यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि ड्रॉई या पाई दोनों एक ही पार्टी भी हो सकती हैं और अलग अलग पार्टी भी। किस तरह से मैंने आपको समझा दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज़, एक सेकेंड, इफ़ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज़ 20,000 टू श्याम वॉज रिकॉर्डेड एज 2 lakhs इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि क्रेडिट सेल की थी कितने की, 20,000 की, लेकिन रिकॉर्ड कितने की कर ली, 2 lakhs की कर ली। तो ये किस तरह का यहाँ पे एरर है, ये बोल रहा है। देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि 2 लाख को आपने 20,000 को आपने 2 लाख किया है, तो इसमें कोई आपने एरर जो प्रिंसिपल है उसको रिवोक नहीं किया है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन तो है ही नहीं, क्योंकि आपने एंट्री तो करी है लेकिन गलत एंट्री करी है। एरर ऑफ पोस्टिंग की एरर भी नहीं है, क्योंकि आप जब क्या करते हैं, डेबिट का आप क्रेडिट कर देते, क्रेडिट का डेबिट कर देते, तो यहाँ पे पोस्टिंग का एरर होता। तो यहाँ पे आ जाएगा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपने गलत उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। 20,000 की अमाउंट थी, आपने उसको 2 लाख यहाँ पे कर दिया, तो ये आपका रिकॉर्डिंग का एरर हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। If cash sales is 1 lakhs, okay, credit sales is 50,000, expenses for the period is rupees 40,000, out of which rupees 10,000 is still outstanding in the profit for the under accrual system of accounting is। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने क्या किया, कैश सेल की है, कितने की आपने, 1 लाख की कैश सेल की है, 50,000 की आपने क्रेडिट सेल की है, और एक्सपेंसेस आपने बियर किए हैं 40,000 के। तो ये बोल रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे 40,000 के एक्सपेंसेस थे, जिसमें से आपके 10,000 के अभी भी आपके क्या करने हैं, आउटस्टैंडिंग हैं आपके, ठीक है।
और द प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आपसे बोल रहा है। देखिए, और किसके अकॉर्डिंग बोला है यहाँ पे, अक्रूवल के अकॉर्डिंग बोला, अक्रूवल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अक्रूवल सिस्टम होता क्या है कि अक्रूवल सिस्टम में हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन अक्रू हो गई, हमारी जो एक तरह से हमने जो ट्रांजैक्शन करनी थी वो अक्कर हो चुकी है, यानी कि हो चुकी है, उसको जो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि हमने कैश क्रेडिट की, कैश सेल्स की है, कैश परचेज किया है, या क्रेडिट सेल्स की है, या क्रेडिट परचेज किया है, तो वो तो अक्कर हो चुकी है। अभी उसका पेमेंट या अभी उसकी रिसीव नहीं हुई है, तो फ्यूचर में तो होनी ही होनी है। तो उसको जब अक्कर हुआ उसी टाइम पे हम उसको अपने अकाउंट्स में मेंशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं अक्रूवल सिस्टम। देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला था, 1 लाख का आपका क्या था, कैश सेल था, और फिर क्या 50,000 का आपका क्रेडिट सेल था। टोटल हो गया 1,50,000 का। और उसके बाद इन्होंने बोला कि 40,000 के एक्सपेंसेस थे, 40,000 के आपके क्या थे, एक्सपेंसेस थे, जिसमें से 10,000 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अक्कर हो चुके हैं वो, ठीक है। 40,000 का आपका अक्कर हो चुका है, तो हम उसको नेट 40,000 ही मान के चलेंगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग ही क्यों ना हो। तो इस तरह से 1.5 लाख के आपके टोटल सेल्स हो चुकी है आपके, चाहे क्रेडिट सेल है या कैश सेल है। उसमें से 40,000 के आप एक्सपेंसेस अगर माइनस करते हो, तो आपके पास आया था 1,10,000 का टोटल नेट प्रॉफिट, जो भी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ 25 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि ये आयोग के उसमें आए हुए हैं, और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट को हम करेंगे अगले पार्ट में, ताकि 25-25 क्वेश्चन करके हम 4 पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और आपको ज़्यादा समझ में भी कम आएगा। इस तरह से आपको करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करते हुए जाएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक।